हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारी क्लास होने वाली है एडवर्ब को लेकर, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, बच्चों को सहज ही समझ में नहीं आती है। लेकिन मेरी गारंटी है आप पढ़ते हुए चलिए, ये एडवर्ब का जो नाम है ना, खत्म कर देंगे इसी क्लास के अंदर। लेकिन पूरे जोश के साथ में यार, पूरे फुल जोश के साथ में इस क्लास को पूरा का पूरा हमें देखना है, क्लास को शेयर भी करना है और लाइक भी करते हुए चलना है। अभी मैं शुरुआत करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है कि सर इंग्लिश की हमारी 30 नंबर की क्लास है और एडवर्ब सेकंड पार्ट चल रहा है। साहब एडवर्ब का सेकंड पार्ट लीजिए सर। अगर मैं बात करता हूं यहां पे आगे की तरफ, तो देखिएगा लिखा हुआ है क्लासेस के बारे में। तो सर सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है, जो अभी दिख भी रही है। ये YouTube की क्लास है भाई, YouTube की क्लास है सर। प्रैक्टिस भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस भी, आपको प्रैक्टिस भी करने का मौका मिलता है 2 बजे। लेकिन ये जो 2 बजे प्रैक्टिस होती है सर, ये एप्लीकेशन के ऊपर होती है। एप्लीकेशन का नाम है माई राइजिंग इंडिया। और माई राइजिंग इंडिया जो एप्लीकेशन है, वहां पर आपको 999 का एनरोलमेंट करना होता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। यू नो वेरी वेल। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में परफेक्शन चाहिए, आपको इंग्लिश में नंबर चाहिए भाई, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एप्लीकेशन आपको एनरोल करना है। डाउनलोड करके एनरोल करें। टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस मिलती है, लाइव चैट मिलता है, लाइव रैंकिंग मिलता है, लाइव स्कोरिंग मिलता है, पीडीएफ प्रैक्टिस क्लासेस, सब कुछ आपको यहां देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि सर अब हम प्रैक्टिस तो कर लिए, अब हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, या फिर आपने हमें लाइव प्रैक्टिस करवा दी लेकिन हम खुद कैसे प्रैक्टिस करें, तो एक छोटा सा एनरोल और है 599। मतलब कुल मिलाकर 1600 रुपए का खर्चा है, ज्यादा कोई विशेष खर्चा नहीं है। डेडिकेटेड बैच मिलता है, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलता है, रैंकिंग सिस्टम, और आजकल तो कल से हमने बोनस क्वेश्चंस भी डालने शुरू किए हैं। और बोनस क्वेश्चन में एज ए मतलब PYQs डालने की कोशिश करूंगा टोटल, या जो मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन डालूंगा। तो जरूर से एनरोल कीजिएगा 599। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं, तो ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है, यू कैन कनेक्ट हियर। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टीम स्पेस आरएस सर करके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो यू कैन कॉल मी, लेकिन टाइम रहेगा 4 से 5 के बीच में। नंबर रहेंगे सर ये लीजिए सर। सारी की सारी बातें हमारी खत्म हुई जी, और अब हम आ चुके हैं हमारे एडवर्ब के पॉइंट के ऊपर। कल हमने एडवर्ब का इंट्रोडक्शन देख लिया था और एक रूल भी हमने पढ़ लिया था। आज अगर मैं बात करता हूं तो हमें पढ़ना है सर पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए आपको बताया था कि सर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी सर एक एडवर्ब है। इसकी सकल सूरत की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी होती कैसी है। लो जी सर, फ्रीक्वेंसी में आपने शब्द बताए थे, जैसे ऑलवेज, ये सर फ्रीक्वेंसी है। जैसे ऑफन, OFTEN, ऑफन की सर फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि ऑलरेडी, ये भी सर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे जस्ट, ये भी फ्रीक्वेंसी है। मतलब सर ये फ्रीक्वेंसी के रूप में आता है। ऑलवेज है, ऑफन है, ऑलरेडी है, जस्ट है। इन शब्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बाकी मैंने लिस्ट बता दी थी आपको पहले भी, इसका यूज हमें पढ़ना है कि सर फ्रीक्वेंसी का आखिरकार यूज कहां होता है। वैसे नॉर्मली क्या बताया था, नॉर्मली क्या बताया था कि सर नॉर्मली आपने बताया था सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी सर, वर्ब मिल जाएगी, ठीक है, या तो वर्ब के बाद में, या फिर सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगी, या ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद में। नियम क्या था कि सर एडवर्ब का नियम था, और वो नियम था सर MPFT। एक फ्रीक्वेंसी तो यहीं आ रही है, लेकिन सर आपने फ्रीक्वेंसी 2 प्रकार की बताई थी। एक तो सर वो संख्या वाली, जैसे कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था, ट्वाइस लिखा हुआ था, थ्राइस लिखा हुआ था, 1 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, वो संख्या वाली कुछ एडवर्ब थी। ये सर बिना संख्या की नजर आ रही है, जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, हार्डली है, ऑलरेडी है, जस्ट है, ऐसे कुछ शब्द। आइए सर इसमें क्या करना होगा कि सर ये वाला रूल तो हमने कल पढ़ ही लिया था कि सर हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में हमें एडवर्ब लगानी है। वर्ब के बाद में हमें क्या लगानी है कि सर वर्ब के बाद में हमें एडवर्ब लगानी है। अब एडवर्ब अगर 2-3 आ जाए
तो ये वाला रूल देख लेंगे। आज हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो सर फ्रीक्वेंसी का यूज कैसे करना है सुनते हुए चलिएगा, मैं ढंग से बता रहा हूं आपको। मैं एफ लिख देता हूं, एफ से आप समझ जाना कि सर फ्रीक्वेंसी आपको लगानी है मेन वर्ब के पहले। फ्रीक्वेंसी आपको कहां लगानी है प्यारे बच्चों कि सर हमें मेन वर्ब के पहले लगानी है। चलो सर ठीक है। अगर सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो तो फ्रीक्वेंसी कहां आएगी, तो सर फिर फ्रीक्वेंसी आएगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा थर्ड पॉइंट की। गौर कीजिए कि सर मेन वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है जी सर। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। चलो सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और एक और है सर, वो भी लिखने जा रहा हूं, वो है सर जैसे मान लो हमें हेज टू लिखा हुआ मिल गया, मान लो सर हमें हेव टू लिखा हुआ मिल गया वाक्य में, ठीक है। जैसे मान लो बेटा हेड टू मिल गया वाक्य में, टू से समझ जाना आप, है ना, हेज टू, हेव टू, हेड टू। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इज टू, है ना जी, आर टू, ठीक है, एम टू, ओके बहुत बढ़िया। और क्या था सर, और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, मॉडल हेव टू, MODAL, मॉडल के साथ में हेव आ जाए, हेव के बाद में टू आ जाए। सर ये इस तरीके का कुछ वर्ड हो, इस तरीके का कुछ वर्ड हो, वर्ड मतलब वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है, हेज टू, हेव टू, हेड टू, इज टू, आर टू, एम टू, मॉडल हेव टू मतलब विल हेव टू, सेल हेव टू, ये टू, वो टू, फलाना टू, ढीमका टू, ऐसा कुछ मिले हमें एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो भैया फ्रीक्वेंसी कहां आएगी कि सर फ्रीक्वेंसी हमें यहां पे लगानी है, फ्रीक्वेंसी हमें यहां पे लगानी। तो ये सर 3 रूल हो गए। चौथा रूल अलग है। चौथा रूल हमें क्या कहता है, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि सर यहां मेन वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आई, ओके, यहां भी मेन वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आई, बहुत बढ़िया। यहां ये हेज टू, हेव टू, हेड टू वर्ब भी तो है, तो इसके पहले भी क्या आई सर, फ्रीक्वेंसी आई, आई कि नहीं आई। अब जो है वो है सर बी वर्ब, अब जो लिखा है मैंने वो है सर बी वर्ब, केवल बी वर्ब है, जैसे इजारे में केवल इजारे में, केवल वोज वर्ब। तो भैया इस बी वर्ब के बाद में आपको क्या लगानी है, फ्रीक्वेंसी लगानी है। ये 4 तरीके हैं जी फ्रीक्वेंसी लगाने के, ये 4 तरीके हैं जी फ्रीक्वेंसी लगाने के। फिर से बोल रहा हूं, मेन वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सर, ओके। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो तो बीच में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जी। हेज टू, हेव टू, हेड टू वाला वाक्य हो और हमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वाली लगानी पड़े तो जगह कहां होगी, पोजीशन कहां होगी कि सर इनके पहले लगा देंगे, ओके। अगर केवल बी वर्ब हो जैसे इजारेम है, वोजवर है, उनके बाद में, तो सर इसके बाद में फ्रीक्वेंसी लगानी है। एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे मैंने लिखा, आई always speak English, I always speak English, एक सेंटेंस, ठीक है जी सर। दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करेगी मेरी आर्मी में क्या लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा he has never seen the BUILDING। लो जी सर बहुत बढ़िया, ये दूसरा सेंटेंस हमने लिखा जी। तीसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, चीजों को समझते हुए चलिएगा मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। क्लियर है जी, बिल्कुल शाबाश। ही ऑलवेज has to work there without any payment। लीजिए सर ये हमारा अगला सेंटेंस हो गया जी। चलो सर एक सेंटेंस और करते हैं। मैंने लिखा आई एम, मैंने लिखा आई am
जी सर, आई एम FREQUENTLY, आई एम फ्रिक्वेंटली लेट। लो सर, आपकी स्क्रीन पर बेटा मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं इस नियम को समझाने के लिए। इस नियम को समझाने के लिए मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी आखिरकार आती कहां है, कहां आती है, गौर करो। वर्ब से पहले, 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 एक ही चीज थी ये सर, ये इजारेम है ना, इसके बाद में आती है। इजारेम के बाद में, वॉज वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल से समझाऊं तो एग्जाम्पल से देखिएगा, मैंने लिखा आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। आप सभी जानते भी हैं, समझदार तो है ही ना यार, पागल थोड़ी हम लोग। स्पीक वर्ब है सर, तो वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आई है जनाब। बहुत बढ़िया। आई हैज नेवर सीन द बिल्डिंग, सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बोले तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, मतलब मेन वर्ब से पहले आ गई जी। ही ऑलवेज हैज टू वर्क देयर विदाउट एनी पेमेंट, हैज टू से पहले आ गई सर। जी सर, अब एम आ रहा है इजार एम। बी वर्ब के बाद में फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब आ सकती है, मैनर वाली एडवर्ब नहीं आती। तो सर आई एम फ्रीक्वेंटली लेट, मैं अक्सर या रेगुलरली लेट हो जाता हूं। ही ऑलवेज हैज टू वर्क हियर विदाउट एनी पेमेंट, उसको यहां पर बिना पेमेंट के अक्सर काम करना पड़ता है। ही हैज नेवर सीन द बिल्डिंग, उसने ये बिल्डिंग कभी नहीं देखी यार। आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, में हमेशा अंग्रेजी बोलता हूं। सर बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बताओ। क्या ये बात आपके क्लियर हो गई? तो जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या ये बात आपके क्लियर हो गई बेटा जी? चलू मैं आगे, अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर होगी ना? तो फटाफट से लाइक का बटन दबाओ, कमेंट करना आराम से क्लास खत्म होने के बाद में, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट हम कर चुके हैं। एक बार प्रीवियस अगर मैं बताऊं तो पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं। पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में आगे अगर मैं बढ़ता हूं बेटा, एक मिनट, आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो जरा देखिएगा क्या बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हम अगली बात करने वाले हैं, अगली मतलब अगली बात करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से पेन का कलर चेंज करेंगे और अच्छे से हम बात करेंगे। अगला वर्ड है हमारा, एक तो सर है हार्ड और एक शब्द है सर हमारा हार्डली। इन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। हार्ड और हार्डली क्या कहता है, क्योंकि ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, हार्ड और हार्डली। एक एक चीज बता रहा हूं। हार्ड, HARD, हार्ड। सर हार्ड एडजेक्टिव भी है जी सर, और हार्ड एडवर्ब भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्ड एडजेक्टिव भी है, हार्ड एडवर्ब भी है। बात आती है सर हार्डली। सर हार्डली नामक शब्द एडवर्ब होता है। क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है। एक एक उदाहरण बताता हूं, समझते हुए चलिएगा। मैंने लिखा आई ऑलवेज वर्क हार्ड। ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हार्डली वर्क इन द मॉर्निंग। तीसरा सेंटेंस लिखा आई ऑफन डू हार्ड वर्क। बेटा मैंने यहां पे 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप सारे बच्चे गौर से देखें। मैंने यहां पे 3 सेंटेंस लिखे हैं। इन 3 सेंटेंसेस को समझते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा इन सेंटेंसेस को समझने के लिए। आइए सर, कि आई ऑलवेज वर्क हार्ड। अब आप गौर से देखो कि सर आई ऑलवेज वर्क, ये हमारी वर्ब है, कि सर वर्ब के बाद में हमें नजर आ रहा है हार्ड, वर्ब के बाद में। तो आप जानते हो वर्ब के बाद में एडजेक्टिव नहीं, अगर एडजेक्टिव आई है तो गलत है। वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन सर ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ और भी बातें अगर हम करें तो ऑब्जेक्ट के अलावा क्या मिलता है, कि सर ऑब्जेक्ट के अलावा हमें मिलता है एडवर्ब। तो भैया ये हार्ड हमारा क्या है, यहां पर एडवर्ब है।
ये एडवर्ब है सर। कैसे पता चला कि आई मतलब मैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, वर्क मतलब काम करता हूं, मैं हमेशा काम करता हूं। कैसा काम करता है? हार्ड काम करता हूं जी। कैसा काम करता हूं? हार्ड। ये एडवर्ब है। आई हार्डली, हार्डली एडवर्ब है। आई हार्डली वर्क, मैं मुश्किल से ही काम करता हूं, मैं मुश्किल से ही काम करता हूं इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में काम नहीं करता, इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में काम नहीं करता। जी सर। आई ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, मैं अक्सर डू मतलब करता हूं, मैं अक्सर काम करता हूं। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं ये डू वर्ब है सर, यहां पे हार्ड आया है, यहां पे वर्क आया है। अब आप जानते हैं ये वर्क यहां पे नाउन है, और गुरुजी नाउन से पहले क्या आता है कि सर नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। तो यहां पर ये हार्ड क्या है? एडजेक्टिव। यहां पे ये हार्ड एडवर्ब है, यहां पे ये एडजेक्टिव है। तो हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हार्डली नामक शब्द हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। हार्ड का मतलब क्या हुआ गुरुजी? हार्ड का मतलब हुआ कठिन। हार्ड का मतलब क्या हुआ जी? कठिन। और सर हार्डली का मतलब क्या हुआ? बताओ जरा। हार्डली का मतलब क्या हुआ कि सर हार्डली का मतलब हुआ मुश्किल से, मुश्किल से। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार जी या ना, हां या ना का कमेंट करके बताओ। एक बार हां या ना का कमेंट करके बताओ, इतना समझ में आ गया क्या है? इतना तो करना स्वामी, है इतना तो करना स्वामी। अरे स्वामी जी बताओ समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। हार्ड और हार्डली की प्योरली बातें करने वाला हूं, फोकस करते हुए चलिएगा सारे मेरे शेर और शेरनियां। प्यारे बच्चों, हार्डली नामक वाक्य के अंदर याद रखना, ना तो नॉट आएगा और ना ही नेवर का यूज होगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में नॉट है, खुद अपने आप में नेवर है। जी सर, पहली बात। दूसरी बात और कर लेते हैं जी कि सर अगर हार्डली के साथ में नेवर दिखाई दे रहा है तो हम समझ गए कि सर नेवर वाला शब्द गलत है। लेकिन इस नेवर की जगह क्या हो जाएगा? इस नेवर की जगह प्यारे बच्चों आपको एवर करना है। तो हार्डली एवर आ सकता है, HARDLY। हार्डली के साथ में किसका यूज कर सकते हैं हम? एवर का यूज कर सकते हैं, नेवर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हार्डली के बाद में सर एवर लगाएंगे, नेवर का यूज गलत होगा। हार्डली के साथ में नॉट का यूज भी गलत होगा। चलो सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हार्डली अपने आप में क्या है कि सर गुरुजी हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से हम एनी वगैरह क्या बोलते हैं उसको, नेवर या नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर है जी सर? क्लियर है जी सर। पीडीएफ मिली, कॉल टू टेक्निकल टीम, नॉट हियर कमेंट। यहां कमेंट मत करो, कॉल टू टेक्निकल टीम। ठीक है बेटा, यहां कमेंट मत करो, कॉल टू टेक्निकल टीम, उनको बताओ जो प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ बेटा? हार्डली के साथ में नेवर नहीं क्या आएगा गुरुजी? एवर आएगा। क्लियर हुआ जी सर? चलो आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ सकता हूं बेटा? हमने क्या पढ़ लिया कि सर हमने पढ़ लिया यहां पर हार्ड और हार्डली का यूज। हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का अर्थ एक ही है, कठिन। जी सर। हार्डली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से। जी सर। आई ऑलवेज वर्क हार्ड, ठीक है जी। आई हार्डली वर्क इन द मॉर्निंग, जी सर। आई ऑफन डू हार्ड वर्क, तो यहां पे ये हार्ड एडजेक्टिव है, यहां पे ये हार्डली एडवर्ब है, यहां पे ये हार्ड एडवर्ब है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी सर? हाँ, क्योंकि हार्डली खुद नॉट है तो नेवर कहां से आएगा? हार्डली खुद नॉट है तो नॉट कहां से आएगा? आगे बढ़ने जा रहा हूं, अगला पॉइंट। चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट। जी सर, ये आ रहा है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जरा देखिएगा, लिखने जा रहा हूं, समझिएगा कि सर हमने हार्ड और हार्डली तो समझ लिया। अब एक वर्ड और आता है प्यारा सा, जिसका नाम है वेरी और मच, MUCH। गौर करो, याद कर लेना सारे बच्चे कि सर वेरी और मच, ये दोनों के दोनों शब्द क्या है जी? ये दोनों के दोनों शब्द सर क्या क्या है? ये दोनों के दोनों शब्द सर एडवर्ब है। ये दोनों के दोनों शब्द क्या है? एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब है?
एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सर एक तरीके से डिग्री की एडवर्ब है जो स्तर लेवल बताता है। अब हमें समझना है वेरी और मच। वैसे मैंने थोड़ा बहुत वेरी और मच कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा दिया, याद करो, डिग्री में पढ़ा दिया, ऐसे मैं याद कर लो, कंपैरेटिव का नाम नहीं ले रहा, डिग्री में पढ़ा दिया। तो पहले डिग्री की बात कर लेते हैं कुछ, आओ जरा देखते हुए चलिएगा सारे बच्चे। पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, चलो मैं पहले वेरी समझा देता हूं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, इधर वेरी समझ लेते हैं, उधर मच समझ लेते हैं। ठीक है सर, यहां मैंने लिख दिया वेरी और यहां मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों मच। चलो सर दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस जानना ही तो हमें जरूरी है। ठीक है जी, डिफरेंस समझना ही हमको क्या है, जरूरी है। चलो आओ, पहला पॉइंट, वेरी के जस्ट बाद में, वेरी के जस्ट बाद में क्या आएगा कि सर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, वेरी गुड, वेरी नाइस, मतलब सर पॉजिटिव शब्द आएगा, है ना, सिंपल एडजेक्टिव, सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक बात ये क्लियर हो गई कि सर वेरी के साथ में सिंपल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। सिंपल एडजेक्टिव मतलब जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी फाइन, वेरी ये, वेरी वो, इधर उधर की बातें, मतलब पॉजिटिव डिग्री। तो सर फिर मच का यूज कैसे करते हैं कि सर मच का यूज आपने पढ़ाया था कंपैरेटिव डिग्री में, COMPARATIVE। कौन सी डिग्री में साहब कि सर कंपैरेटिव डिग्री में आपने पढ़ाया था। कौन सी डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। अगर कंपैरेटिव डिग्री आई है तो मच लगाओ, और अगर पॉजिटिव आया है तो सर वेरी लगाओ। एक डिफरेंस तो ये था जी सर। आओ दूसरा डिफरेंस देखो फटाफट से। हम बोलते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना, आईएनजी लगाकर शब्द बोल देते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, सुपर्ब, वेरी इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब वेरी के बाद में हमें यहां पे लगाना होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी के बाद में हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जरा मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने पार्टिसिपल पढ़ा दिया ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, फटाफट से कमेंट करके बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। PRE प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फटाफट से बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। मैं जस्ट कमेंट देखना चाहूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अरे वाह यार, शाबाश। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब सर वो ING वाला शब्द, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म कि सर वर्ब के अंदर ING, ऐसा कोई शब्द मिलेगा आपको। वेरी के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चार्मिंग, ऐसा कुछ। इधर क्या होता है सर, इधर आता है सर मच, और मच के साथ में आता है सर पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। सर ये पास्ट पार्टिसिपल की शकल सूरत ये होती है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब मच के साथ में कौन सी वर्ब सर थर्ड फॉर्म जैसी कुछ आएगी। मच रिगार्डेड, मच साउंडेड, मच फ्लूटेड, ईडी वाले शब्द पास मच के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कोई शब्द। चलो सर ये दो अंतर तो हुए हमारे क्लियर। अब मैं लेके चलता हूं, इसका अपवाद आएगा, इसका अपवाद आएगा, मैं यहीं लिखवा देता हूं वो अपवाद, जरा देखिएगा। इसमें लिखवा देता हूं अपवाद। और वो अपवाद क्या है, वो अपवाद है सर वेरी कंटेंटेड, CONTENTED। ये शब्द ध्यान रखना। अगर कंटेंटेड लिखा हुआ आ रहा है, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होता है, वैसे अगर कंटेंटेड लिखा हुआ आ रहा है तो आपने मच कंटेंटेड करते ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मच कंटेंटेड गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से वेरी प्लीज्ड, VERY, वेरी PLEASED, वेरी प्लीज्ड, याद रखना वेरी प्लीज्ड। इसी प्रकार से वेरी टायर्ड, चार शब्द है ये कुल मिलाकर, TIRED, वेरी टायर्ड। एक मिनट, वेरी
टायर्ड, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वेरी प्लीज, वेरी टायर्ड, वेरी कंटेंटेड, और एक और आता है वेरी डिलाइटेड, VERY, वेरी, DELIGHTED, वेरी डिलाइटेड। सर ये 4 शब्द है, मच के साथ में कौन सी वर्ब आती है कि सर थर्ड फॉर्म जैसा शब्द आता है? वो थर्ड फॉर्म वाला शब्द क्या है सर? वो है एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि सर एडजेक्टिव होता है। तो मच के साथ में एडजेक्टिव आया है, वेरी के साथ में भी एडजेक्टिव आया है, लेकिन वेरी के साथ में एडजेक्टिव कैसा? ING वाला एडजेक्टिव। मच के साथ में एडजेक्टिव कैसा? थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव, लेकिन थर्ड फॉर्म का अपवाद 4 है। कौन कौन से शब्द? कंटेंटेड, तो वेरी कंटेंटेड होगा, मच कंटेंटेड गलत है। वेरी प्लीज्ड, मच प्लीज्ड गलत हो जाएगा। वेरी टायर्ड, मच टायर्ड गलत हो जाएगा। वेरी डिलाइटेड, वेरी डिलाइटेड, तो मच डिलाइटेड गलत हो जाएगा। यह ध्यान रखना, वेरी कंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी टायर्ड और वेरी डिलाइटेड। कितने पॉइंट हो गए सर? 2 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए साहब? कि सर 2 पॉइंट हो गए। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से मुझे बता दो, ये याद करना है भाई साहब। तीसरा रूल एक और देख लेते हैं, फिर वापस से देखेंगे। तीसरा रूल और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा रूल है वेरी का, कि सर वेरी के बाद देखो थोड़ा सा, वेरी वाले में होता है क्या? सुपरलेटिव डिग्री। वेरी वाले में मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुपरलेटिव डिग्री की। फोकस कीजिएगा कि सर द, VERY, वेरी, और सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेरी से पहले क्या आएगा? द। वेरी से पहले क्या आएगा? द, और वेरी के बाद में क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। ये तो हुआ सर वेरी के साथ में सुपरलेटिव डिग्री, वेरी के साथ में सुपरलेटिव डिग्री, वेरी के साथ में सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुई बेटा? शाबाश। अच्छा, और इधर क्या है? इधर फोकस कीजिएगा, MUCH, मच द सुपरलेटिव डिग्री, मच द सुपरलेटिव डिग्री। यहां बस इसी का फोकस करना। इसमें हुआ है कि सर हमें यह ध्यान रखना है कि द के पहले तो आएगा मच, और द के बाद में आएगी सुपरलेटिव डिग्री। ये अंतर कर लेना सारे बच्चे, क्योंकि अब मैं एग्जांपल करवाने वाला हूं। वेरी सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है और मच सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर वेरी भी आता है और मच भी आता है। वेरी आता है तो वेरी की जगह होती है द के बाद, द के बाद, और मच आता है तो मच की जगह होती है द से पहले। द से पहले तो मच आता है, द के बाद में वेरी आता है। इसको याद कर लेना। द के पहले तो मच आता है, द के बाद में वेरी आता है। ये विशेष ध्यान रख लेना। वैसे नॉर्मल सी बात थी, अब मैं एग्जांपल करवाऊंगा। उससे पहले एक बार फिर से वेरी और मच का डिफरेंस समझते हुए चलेंगे। एक बार आंखें भरकर, आंखें खोलकर, प्यार से, प्रेम से, अच्छे तरीके से एक बार सारे बच्चे इन चीजों को देख ले। वेरी सिंपल, मतलब वेरी के साथ में सिंपल और पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव शब्द होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। चलो ठीक है। वेरी के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब सर ING, ठीक है। मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। मच के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अपवाद वेरी कंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी टायर्ड, वेरी डिलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो वेरी के पहले द, मतलब द के बाद में वेरी आता है, और यहां द से पहले मच आता है। एग्जांपल्स में सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, नॉर्मली बताते हुए चलिएगा। मैंने लिखा
लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल है। इनमें हम भरते हैं वेरी और मच कि सर यहां लग जाएगा वेरी गुड, क्योंकि ये सिंपल है। कंटेंटेड और सर ईडी आया है तो मच आना चाहिए, लेकिन सर वेरी के साथ में तो कंटेंटेड ही आता है। चार्मिंग सर आईएनजी आया है मतलब वेरी लगेगा, बहुत बढ़िया। हैप्पियर सर कंपैरेटिव डिग्री है तो सर हम मच लगाएंगे, बहुत बढ़िया। मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है तो सर हमें कौन सा एडवर्ब लगाना है, मच वाला एडवर्ब लगाना है। द मोस्ट हैंडसम हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पर हमने देखा मोस्ट हैंडसम सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर वेरी और मच लगाना है तो द के बाद में क्या आता है कि सर द के बाद में तो आता है वेरी, द के बाद में तो आता है वेरी और द से पहले आता है मच, द से पहले क्या आता है, मच। बोलो सर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बताओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। आया मजा? अरे बोलो जरा, क्लियर हो रही है बातें सारी? हाँ जी हाँ। वेरी 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 वेरी, अरे सर वो वेरी मच का फ्रेज भी तो बनता है, वो एक अलग चीज है यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं ना, वो एक अलग चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, वो हम एक तरीके से एडजेक्टिव या डिटरमिनर में भी पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो सर एक दो बातें और कर लेते हैं, जरा मुझे बताइएगा आप लोग। बेटा मैंने लिखा वेरी ब्लाइंड, VERY वेरी ब्लाइंड। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या यह शब्द सही है, वेरी ब्लाइंड? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैंने लिखा वेरी ब्लाइंड, क्या यह शब्द सही है? जल्दी से बताइए। मैंने लिखा मच ग्रेटफुल, GREATFUL, मैंने लिखा मच ग्रेटफुल। वेरी ब्लाइंड, मच ग्रेटफुल। मैंने लिखा प्यारे बच्चों वेरी वीक, मैंने लिखा वेरी वीक। चलो बताओ फटाफट से। मच डेकोरेटेड। चलो सर 1 2 3 4 इनके बारे में फटाफट से कमेंट करो। वेरी ब्लाइंड, कि सर ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव है, लेकिन ब्लाइंड सर अंधा, अंधा नेगेटिव शब्द है ना, पॉजिटिव शब्द नहीं है ना, नेगेटिव मीनिंग है ना ब्लाइंड। अंधा होना यार नेगेटिविटी है यार, कोई बंदा अंधा हो जाए उसको ये जीवन, ये जो संसार है इसकी सुंदरता तो उसको नजर ही नहीं आए, तो अंधा होना सर नेगेटिव है। अंधा होना क्या है, नेगेटिविटी है। तो वेरी ब्लाइंड एक तरीके से सर हम गलत करेंगे। वेरी की जगह फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा सर, हमें लगाना पड़ेगा टू ब्लाइंड, टू BLIND, क्योंकि सर ब्लाइंड नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के लिए फिर टू का यूज किया जाता है। नेगेटिव वर्ड के लिए कौन सा एडवर्ब आता है, टू नामक एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है जी सर। मच ग्रेटफुल, सर ग्रेटफुल तो अच्छा शब्द है, पॉजिटिव शब्द है ग्रेटफुल, और सिंपल एडजेक्टिव भी है। सिंपल एडजेक्टिव में मच का क्या काम, मच तो गलत है। सिंपल एडजेक्टिव में मच का क्या, मच तो गलत है। मच की जगह क्या आएगा कि सर मच की जगह आएगा फिर वेरी, सॉरी मच की जगह क्या, हाँ मच की जगह आएगा वेरी और फिर लिखा जाएगा ग्रेटफुल, GREATFUL। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। सर वेरी वीक, वीक तो कमजोर होता है यार, वीक कमजोर होता है, कमजोर नेगेटिव शब्द है सर। तो वेरी की जगह ज्यादा सही क्या रहेगा कि सर वेरी की जगह ज्यादा शब्द रहेगा सही टू, टू वीक हमें करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा जी प्यारे बच्चों, टू वीक हम करेंगे। मतलब सर ये तो गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था। मच डेकोरेटेड, ओ माय गॉड, डेकोरेटेड सर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा लग रहा है ना, तो ये हुआ सर पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल हुआ गुरुजी कि सर ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ में बताओ वेरी आता है कि मच आता है? अरे प्रभु बोलो तो सही, अरे प्रभु बोलो तो सही, प्रभु प्रभु बोलो तो सही। मच के बाद में डेकोरेटेड, ये सही है कि गलत है, ये बताओ। मच डेकोरेटेड सही है कि गलत है? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी डेकोरेटेड, महामूर्ख बच्चे, महामूर्ख बच्चे। वेरी डेकोरेटेड, खोपड़ा खराब हो गया कि गुरुजी पढ़ते पढ़ते क्या करे, खोपड़ा खराब हो गया। अरे मूर्ख हो, अभी अभी बताया था
मच के बाद में कौन सा पार्टिसिपल आता है कि सर मच के बाद में पास्ट पार्टिसिपल आता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये अपवाद है, बस ये अपवाद है 4 शब्द। तो सर हमने देखा यहां पर, कहां पर रे, यहां पर डेकोरेटेड। तो सर ये पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब ये वाक्य एकदम सही है, मतलब ये एकदम सही है रे मूर्ख बच्चों, मेरे प्यारे भोले बच्चों। समझ में आया क्या? देखो सर धीरे धीरे चीजें कवर होती जाती है, एकदम से कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, यू नो वेरी वेल दैट, है ना। वेरी और मच का डिफरेंस कर चुके हैं, हार्ड और हार्डली का डिफरेंस कर चुके हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं, एक शब्द और पढ़ाता हूं, बढ़िया सा प्यारा सा एक एडवर्ब और है, वो और देख लेते हैं। एक प्यारी सी एडवर्ब और पढ़ाने जा रहा हूं। फिर से पेन का कलर चेंज करेंगे और अब की बार लेते हैं अपन ब्लैक। जी सर, पेन का कलर मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, अगली एडवर्ब आ रही है मेरी तरफ से, FAIRLY, फेयरली, और एक शब्द आता है सर RATHER, रादर। इनका डिफरेंस करेंगे साहब, फेयरली और रादर का डिफरेंस करेंगे। ये एडवर्ब है, ये क्या है जी, ये एडवर्ब है। चलो सर फेयरली और रादर में डिफरेंस करते हैं कि आखिरकार इनका डिफरेंस क्या है। एडवर्ब तो है, ठीक है सर। वैसे एडवर्ब कहां आती है, आपको पता है एडवर्ब, नॉर्मल एडवर्ब कहां आती है कि सर नाउन होता है। जी सर, नाउन से पहले क्या आता है कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है सर। और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है कि सर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। इसको भूल मत जाना एडवर्ब पढ़ते पढ़ते, ये सनातन सत्य है, ये सनातन, ये सार्वभौमिक सत्य है ये पूरे ब्रह्मांड का सत्य है कि सर पहले लास्ट में नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ये तो ब्रह्मांड का सत्य, इसको भूल मत जाना है कि भुला दिया तुझे, मत भुला भाई, मत भुला। आओ जी आओ, फेयरली और रादर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। फेयरली का यूज कब करते हैं और रादर का यूज कब करते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा कि सर FAIRLY, फेयरली के साथ में एडजेक्टिव आएगा कि सर कोई दो राय नहीं है, एडजेक्टिव ही तो आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब। ओके जी सर, रादर आएगा, RATHER, रादर। तो सर रादर भी किसके पहले आएगा कि सर एडजेक्टिव के पहले आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर कि सर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अब मुझे ये बताओ फेयरली और रादर का डिफरेंस क्या है गुरुजी? यहां भी एडजेक्टिव, यहां भी एडजेक्टिव, तो छोटा सा डिफरेंस है। तुमने नाम सुना है अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। इस पूरे संसार में 2 प्रकार का पावर है, इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार की शक्ति है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव टकराता है ना तो भाई साहब कोलिजन होता है। कल RS सर पढ़ा रहे थे, मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, तो वो पढ़ा रहे थे, जैसे ही पॉजिटिव आया जैसे ही नेगेटिव आया दोनों में कोलिजन हुआ, भिड़ंत होना। तो सर वो भिड़ंत हो जाती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फेयरली के साथ में जो एडजेक्टिव आएगा वो फेयर वाला एडजेक्टिव ही आएगा, रादर के साथ में जो एडजेक्टिव आएगा वो रादर वाला एडजेक्टिव ही आएगा। कहने का मतलब फेयरली के साथ में जो एडजेक्टिव आना है सर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। वो कौन सा एडजेक्टिव आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और रादर के साथ में जो एडजेक्टिव आना है साहब वो आएगा सर नेगेटिव एडजेक्टिव। वो कौन सा एडजेक्टिव आएगा? नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बोलूं CLEVER, क्लेवर, मैंने बोला यहां पर सर क्लेवर, है ना बेटा। मैंने बोला सर यहां पे होपलेस, HOPELESS, होपलेस। अब आप समझदार हैं, प्यारे बच्चे हैं, है ना, बहुत बढ़िया है। तो मुझे आप एक बार ये बता दो कि सर ये क्लेवर नामक शब्द पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है? यार क्लेवर तो चतुर होता है, और चतुर तो अच्छा ही होता है, चतुर तो अच्छा ही होता है ना, चतुर अच्छा ही होता है। चलो सर बहुत बढ़िया, मतलब पॉजिटिव शब्द है। होपलेस, निराशा। अरे भाई साहब हमेशा ही निराशा 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 निराशा, गलत है ना, नेगेटिव चीज है। तो सर पॉजिटिव चीज हुई तो हमारा आंसर यहां पर फेयरली और रादर में से क्या होगा कि सर फेयरली और रादर में से फेयरली आंसर होगा। और होपलेस आया है तो होपलेस के लिए हमारा आंसर यहां पे होगा बेटा RATHER, रादर। ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब मैं एक वर्ड आपको दे रहा हूं, मुझे आप बताइएगा। मैंने लिखा प्यारे बच्चों टू गुड, मैंने लिखा टू गुड। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके अंदर आप क्या लगाओगे? फेयरली और रादर में से क्या लगाओगे? मैंने आपको दिया है टू गुड, मुझे बताओ फेयरली आएगा कि रादर आएगा? फेयरली आएगा कि रादर आएगा? जल्दी से बताओ। फेयरली आएगा कि रादर आएगा? तुरंत स्पीड के साथ।
यहां पर फेयरली आएगा कि रादर आएगा, तुरंत स्पीड के साथ बताओ। ठीक है, फेयरली और रादर, जल्दी से। ये डिग्री वाली वो है, डिग्री वाली एडवर्ब है, फेयरली और रादर। ये आगे आने वाला जो एडजेक्टिव है, ये आगे आने वाला जो एडजेक्टिव है उसकी मात्रा बताता है। ये जो शब्द है ना फेयरली और रादर, इसका मीनिंग क्या होता है? ये बताता है सर मात्रा, कितना, कितना। तो फेयरली के साथ में एडजेक्टिव कैसा आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और रादर के साथ में कौन सा एडजेक्टिव आएगा कि सर नेगेटिव एडजेक्टिव। और वो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव की मात्रा बताएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव की मात्रा बताएगा। जैसे मैंने बोला फेयरली क्लेवर, इसका मतलब ज्यादा क्लेवर, बढ़िया क्लेवर, अच्छा क्लेवर, है ना। फेयरली क्लेवर का मतलब बहुत अच्छा चतुर व्यक्ति। आगे मैं नाउन लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। रादर होपलेस, रादर होपलेस, निराश है यार, थोड़ा सा निराश है, थोड़ा सा निराश है। तो सर ये जो शब्द है ना, इनका प्रॉपर कोई हिंदी में मीनिंग नहीं है, ये मात्रा वाला शब्द है। ये मात्रा बताता है कितना, ये बताता है कितना। तो फेयरली क्लेवर मतलब अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्लेवर है। और रादर होपलेस मतलब ये नेगेटिविटी को दिखाता है, ये दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, मीनिंग विशेष नहीं होता है। जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मीनिंग तो नहीं बताया, मीनिंग कोई विशेष नहीं होता है। ठीक है, तुम मीनिंग लगाने लगो और हर जगह वही मीनिंग लगा दो तो गड़बड़ हो जाती है, अकॉर्डिंग टू सेंस निकलता है। टू गुड नेगेटिव शब्द है सर, याद रखिएगा। टू गुड इज नेगेटिव मीनिंग, याद रखिएगा। टू गुड कौन सा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है, क्योंकि टू हमेशा नेगेटिव होता है और गुड अच्छा होता है। तो ये टू गुड, इसका मतलब ये टू गुड, गुडनेस कम हो गई, मतलब ये हो गई सर बुराई। टू गुड का मतलब हो गया बेड, टू गुड का मतलब क्या हो गया? ये बेड हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। नेगेटिव मीनिंग देते फेयरली आएगा कि रादर आएगा कि सर 101% यहां पे रादर आंसर होगा। 101% यहां पे आंसर क्या होगा? रादर होगा। बोलो सर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बोलो समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? तुरंत तुरंत स्पीड के साथ बोलो जरा। क्लियर है बेटा? ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। सर आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, तो बेटा मैं फालतू कमेंट के जवाब देना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे क्या नाटक है? हैप्पी बर्थडे क्या मतलब? इस हैप्पी बर्थडे का कोई मतलब नहीं है ना। फालतू बेवकूफ लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको गधा टाइप का बच्चा कहूंगा मैं, गधा टाइप का बच्चा। गधा मूर्ख होता है, स्टूपिड डोंकी, है ना। जी सर, क्लियर हुआ? मुझे तो ये बताओ, इसको तो गोली लगाओ कमेंट बॉक्स को, तो ये बताओ फेयरली और रादर क्लियर हुआ क्या? फेयरली और रादर क्लियर हुआ क्या? सो गुड तो अच्छा है यार, वेरी गुड भी अच्छा शब्द है, वेरी गुड भी अच्छा शब्द है, सो गुड भी अच्छा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो बोलते हैं ना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया भाई साहब, वेरी गुड, वो अच्छा शब्द है। मैं बात कर रहा हूं अगर टू गुड लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? उसका मीनिंग निकलता है नेगेटिव। उसका मीनिंग क्या निकलता है गुरुजी? उसका मीनिंग निकलता है नेगेटिव। इतनी बातें क्लियर होगी प्यारे बच्चों कि फेयरली का यूज पॉजिटिव सेंस में और रादर का यूज नेगेटिव सेंस में। क्लियर है जी सर? आगे बढ़ जाऊं, जरा बताओ फटाफट से। अब मैं कुछ फ्रेजेज की बात करने वाला हूं, अब मैं कुछ फ्रेजेज की बात करने वाला हूं। एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आया, तो बेटा अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा तो मैं समझा ही नहीं सकता। अब क्या समझाऊं? फेयरली अच्छे के लिए और रादर नेगेटिव के लिए, इससे बढ़िया नहीं समझा सकता, इससे बढ़िया नहीं समझा सकता। शायद मेरे अंदाज से आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आपको किसी और जगह जाना चाहिए। अगर आपको समझ में रियल में नहीं आ रहा तो आपको किसी और जगह जाना चाहिए। देखो समय बहुत कीमती है, खराब ना हो जाए, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो बेटा, है ना, क्योंकि वो हमारी एग्जाम तो आने वाली है सितंबर में ही है। तुम्हें इतना पढ़ाने के बावजूद भी समझ में नहीं आया तो बेटा फिर मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मेरी तो हिम्मत नहीं है इससे ज्यादा समझाने की। ठीक है जी सर, आगे चलता हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। चलो सर, कुछ फ्रेजेज की बात करूंगा। अब कुछ फ्रेजेज की मैं बात करूंगा, ये फ्रेजेज आपको याद करने हैं बेटा। आप इनको फ्रेजेज का नाम दे सकते हैं, इनका मीनिंग से याद करना जरूरी है। सेंटेंस में इनके मीनिंग्स के बारे में पूछा जाएगा, सेंटेंस में इनके मीनिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ो, तुम टू के चक्कर में मत पढ़ो, तुम सो के चक्कर में मत पढ़ो। जब टू आएगा तो टू समझ में आ जाएगा। जैसे हार्डली आया तो हार्डली समझ में आ गया, जैसे हार्ड नामक शब्द आया तो हार्ड नामक शब्द समझ में आ गया, जैसे फेयरली आया तो फेयरली समझ में आ गया, जैसे रादर आया तो रादर समझ में आ गया। अब तुम टू के चक्कर में पढ़े हो तो बर्बाद हो जाओगे। टू पढ़ाया ही नहीं तो उसका घोचा करने से क्या मतलब है? जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे तो तुम फिर करते रहो, कोई अंत नहीं है, है ना। अंग्रेजी सीखनी पड़ती है लेकिन तरीके से,
ऐसे हाथ पांव यूं मारने से नहीं होगा, ट्रैक में चलो, धीरे धीरे चलो, ट्रैक में चलो। आओ जी, हमारे पास में सर कुछ फ्रेजेज है, ये फ्रेजेज एज ए एडवर्ब का काम कर लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो समझाना जरूरी है। एक शब्द लिखा हुआ है फार एंड अवे, मीनिंग जानना जरूरी है आपको इसकी, मतलब एज ए वोकेब की क्लास चल गई, ऐसे मानो ये वोकेब की क्लास हो गई। फार एंड अवे, ठीक है जी सर। फार एंड वाइड, ओके। फार एंड नियर, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ओके। नाउ एंड देन, ओके। बाई एंड बाई, इनका मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी सर। आओ कि फार एंड अवे का मतलब क्या होता है, कि सर फार एंड अवे का मतलब होता है अ वेरी लार्ज अमाउंट, मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगर फार एंड अवे का मीनिंग पूछे तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। हिंदी लिख लेना बेटा, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि अमाउंट आया ना, अमाउंट देखो अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट मतलब मात्रा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्लियर बेटा? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आइए दूसरा पॉइंट कि सर फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है। वैसे फार का मतलब तो होता है दूर, वाइड का मतलब होता है सर चौड़ा। तो सर दूर और चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, तो इसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है फार एंड वाइड का चारों तरफ। फार मतलब दूर दूर, फार मतलब दूर दूर, और वाइड का मतलब चौड़ाई, तो ऑटोमेटिकली हो गया चारों तरफ, एवरीवेयर। इसका मीनिंग क्या हो गया सर, चारों तरफ। ठीक है जी सर, ये भी हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अभी 2 बजे वाली क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। फार एंड नियर का मतलब क्या होता है सर, फार और नियर, इसका मतलब भी सर चारों तरफ है, याद करना इसको भी, ठीक है। चारों तरफ मतलब हर जगह, चारों तरफ का मतलब हर जगह, चारों तरफ या हर जगह, लिख देता हूं हर जगह है। बहुत बढ़िया जी सर। ऑफ एंड ऑन, सर ये कैसे याद करें ऑफ एंड, कि कभी तो ऑफ होता है, कभी ऑन होता है, कभी बंद होता है, कभी चालू होता है, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन। क्या मतलब हुआ, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन का मतलब क्या हुआ सर, इरेग्युलरली, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, अनियमित मतलब इरेग्युलरली, जो कंटिन्यू ना हो, नॉट कंटिन्यूअस, ओके। नाउ एंड देन, नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, ओहो, नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब। इसका मतलब क्या होता है नाउ एंड देन, ओकेजनली, और ओकेजनली को बोलते हैं सर कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। बहुत बढ़िया। बाई एंड बाई का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास में शब्द आ रहा है सर बाई एंड बाई। अरे बहुत बढ़िया शब्द है साहब, एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। जब आप PYQs लगाओगे, जब आप किसी बुक से क्वेश्चंस लगाओगे, या तुम एप्लीकेशन से क्लास लोगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, और जब आप 4 तारीख को सितंबर में पेपर करोगे, तब भी मजा आ जाएगा, है ना। बाई एंड बाई, बिफोर लॉन्ग एंड इवेंचुअली, बिफोर लॉन्ग इवेंचुअली। मीनिंग बताओ फटाफट से क्या होगा, फटाफट से मीनिंग बताओ। हाँ, नाउ एंड देन मतलब बेटा समटाइम्स, कभी कभी, ओकेजनली या समटाइम्स, ओकेजनली या फिर समटाइम्स। फटाफट से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया जी सर। अब यार क्या बताऊं मैं तो मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं यार तुम्हें समझाने की, पूरी मेहनत कर रहा हूं तुम्हें समझाने की। मतलब इतना धीरे पढ़ाना, एक एक एक, एक चीज पढ़ाना। मतलब एक बात तो मैंने सीख ली ऑनलाइन की क्लासेस के अंदर, सामने वाले व्यक्ति को कितना ही दे दो, है ना, वो आपके पैर जरूर काटेगा। सामने वाले व्यक्ति को आप कितना ही पढ़ा दो, कितना ही दे दो, वो आपके पैर जरूर काटेगा। ये रियलिटी है, हकीकत है ये ऑनलाइन की। आप सामने वाले व्यक्ति के लिए मर मिट जाओ तो भी वो ये कहेगा कि बढ़वाता साला, गाली निकालेगा। मैं निकाल रहा हूं, गाली निकालेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे होते हैं 90%, 10% की गारंटी में नहीं लेता, लेकिन होता है ऐसा। अब तुम 90% हो कि तुम 10% में हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मैंने यही नोटिस किया है अपने पूरे इतिहास में अभी तक जितना पढ़ाया है। जी सर। बाई एंड बाई, तुम्हें 2 लाख रुपए भी दे दोगे ना तो भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए भी दे दोगे ना। कल एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास कि सर मैं हरियाणा से हूं,
मैं सिक्कर गया पढ़ने के लिए, जयपुर सिक्कर गया, राजस्थान में सिक्कर गया, मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन ऐसा 1% भी कंटेंट नहीं मिला सर। उसने पैसे गवाकर उसको हकीकत समझ में आई। और कुछ बच्चे शुरू में ही ये देख रहे तो उनको लग रहा है अरे यार अरे यार अरे यार, रुको जरा, अभी बछीड़ खाओगे ना तब सुधरोगे, बछीड़। सर बाई एंड बाई, बिफोर लॉन्ग, इवेंचुअली, कि सर इसका मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार। इसका मीनिंग क्या होता है सर? आखिरकार इसका मीनिंग होता है। जी सर, आगे बढ़ूंगा, अगला पॉइंट, अगले कुछ क्वेश्चंस और है, इनको याद करना बेटा। फार एंड अवे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, फार एंड वाइड चारों तरफ हर जगह, फार एंड नियर चारों तरफ हर जगह, ऑफ एंड ऑन अनियमित रूप से, नाउ एंड देन कभी कभी, बाई एंड बाई, बिफोर लॉन्ग। चलो सर नेक्स्ट करता हूं, कुछ शब्द और है, इनको और देखो एक बार। इन पर्टिकुलर, ओ माई गॉड, इन पर्टिकुलर, गौर से देखना बेटा। इन पर्टिकुलर का मतलब होता है पर्टिकुलरली। इन पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली। गौर से देख लो एक बार। इन पर्टिकुलर कि सर इन क्या है? कि इन प्रेपोजिशन है, आप सब जानते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सर ये ऑब्जेक्टिव केस है पर्टिकुलर। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब नाउन या प्रोनाउन में से एक है, तो सर ये नाउन मानेंगे, इन पर्टिकुलर। लेकिन सर अगर मैं इन पर्टिकुलर ना लिखकर मैं पर्टिकुलरली लिखूं तो क्या होगा? कि सर वो होगा एडवर्ब। अब तुम्हें यह देखना है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट लगाना है या वाक्य में एडवर्ब लगानी, अर्थ सेम ही है। जैसे मैं मेरी बात करूं, जैसे इस रिमोट की बात करता हूं, ये रिमोट है, इसका रिमोट है, इसको मैं एसी के अंदर यूज करूं, इसको मैं एसी के अंदर यूज करूं तो यूज हो जाएगा क्या? कि सर नहीं होगा। इसका यूज किसके लिए है? कि सर इस बोर्ड के लिए है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगाने के लिए तो ये आएगा, आपको एडवर्ब लगानी है तो एडवर्ब लगाने के लिए ये आएगा। अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं कि वॉट यू आर सेइंग अप्लाइज स्पेशली टू वन थिंग और पर्सन। कहने का मतलब किसी विशेषतया, इसका मीनिंग होता है विशेष। विशेषतया। अब ये हिंदी अपनी उकचूक होती है थोड़ी सी, आप मैनेज कीजिएगा। कि इन पर्टिकुलर, कि सर ये ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड आ गया, पर्टिकुलरली ये एडवर्ब केस का आ गया। एडवर्ब लगानी है तो ये लगा दो, ऑब्जेक्ट लगाना है तो ये लगा दो। अर्थ क्या है? विशेषता, मेनली, मुख्य रूप से, मुख्य तौर पर। विशेषतया या मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। जैसे वॉट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो उसको अप्लाई करो स्पेशली टू वन थिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए। एवर सिंस, ये जोड़ा है, फिक्स याद कर लेना। पेयर है, ये पेयर मतलब जोड़ा, ये जोड़ा है, इसको ऐसे याद करना है। अगर आपको सिंस एवर लिखा दिखाई देता है, EVER, सिंस एवर, तो वो गलत है। ये होगा सर सिर्फ एवर सिंस, और एवर सिंस का मतलब निकलता है तब से अब तक, तब से, तब से। इसका मीनिंग निकलता है तब से मतलब उस समय से, तब से मतलब उस समय से, उस समय से। चलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया। एगो देट, याद रखना एगो के साथ में क्या आता है? एगो के साथ में देट ही आता है। ये कुछ बातें हैं छोटी मोटी, ध्यान रखना। एगो के साथ में क्या आता है? देट। अगर तुम्हें एगो के साथ में सिंस नजर आ जाए, एगो के साथ में तुम्हें अगर सिंस नजर आ जाए तो सर ये सिंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये एज इट इज एरर लिखेगा, ऐसे एगो के जस्ट बाद में सिंस लिखेगा, गलत है। एगो के बाद में देट ही आना चाहिए। एट प्रेजेंट मतलब हाल ही में, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में। याद रखना एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, और प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? अभी। एट द प्रेजेंट टाइम, जस्ट अभी, अभी अभी, अभी अभी। ये अभी अभी मतलब जस्ट ही, प्रेजेंटली मतलब जस्ट ही, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में। एक मिनट, अगला पॉइंट है बाय दिस टाइम। इसको और नोट कर लो बेटा।
बाय दिस टाइम, बहुत प्यारा सा वर्ड है। इसका मतलब होता है सर ओकेजनली, कभी कभी, बट नॉट रेगुलरली, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी। ये याद कर लेना बेटा। इन पर्टिकुलर मतलब मुख्य रूप से, एवर सिंस मतलब तब से अब तक, सिंस एवर नहीं होता। एगो देट, सर एगो के साथ में सिंस नहीं आता, देट ही आता है। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। प्रेजेंटली का मतलब सर अभी अभी, हाल ही में। और बाय दिस टाइम का मतलब सर कभी कभी। बाय दिस टाइम का मतलब कभी कभी, बाय दिस टाइम का मतलब कभी कभी। ठीक है बेटा, और चीजें हैं थोड़ी सी, इन पे गौर करो। यार सेल खत्म हो चुके हैं, कल से खत्म है शायद। जी सर, ये कुछ शब्द है, एक बार इनको और देख लीजिए। इसका मीनिंग जरूर से आप मुझे एसडब्ल्यू में इसकी हिंदी बताओगे, मैंने अंग्रेजी लिख रखी है। कॉन्स्टेंटली की आपको हिंदी बतानी है, क्या होता है। फ्रिक्वेंटली का मतलब बताना है। वर्किंग वेल कि सर वर्क के साथ में वेल का यूज किया जाता है। नेवर के साथ में नॉट, याद रखिएगा, नॉट अगर आ गया तो नेवर नहीं आएगा, नेवर आ गया तो नॉट नहीं आएगा। याद रखना, डिनाई, डिनाई के साथ में नॉट नहीं आएगा। हार्डली, हार्डली के साथ में नॉट नहीं आएगा। ये कुछ बातें थी जो अपन ने कल कर ली थी, वैसे नॉर्मली और कर लेंगे। 2 बजे वाली क्लास में जरूर से आइएगा। 2 बजे वाली क्लास में अब तक जो पढ़ा दिया ना उसका प्रैक्टिस होने वाला है। अब तक जो पढ़ा दिया 2 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस होगा। 2 बजे वाली क्लास मिस मत कर देना। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कॉल कर लीजिएगा, कॉल करना ज्यादा सही रहेगा। कॉल के अंदर पूरी डिटेल के साथ में समझा दूंगा। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू।